अपराध की दुनिया का सरगना अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ किस तरह से पुलिस के सवालों का सामना कर रहे हैं, किस तरह से जांच का दायरा इतना बढ़ गया है कि अब कई फहरिस्त यहां पर सवालों की है। पहले राउंड की पूछताछ हो चुकी है जो कि करीब 7 से 7.5 घंटे तक यहां पर चली है। अपराध का सरगना अतीक अहमद अब कांप रहा है, वो दहशत में है। तीसरे नंबर के बेटे असद को वो खो चुका है। 2 बेटे पहले से ही जेल में मौजूद है, उन्होंने पहले ही खौफ में सरेंडर कर दिया था। 2 बाल सुधार गृह में है, यानी कि क्राइम कुंडली आप देखिए किस तरह से इस परिवार की यहां पर सामने आई है। पर वो सवाल, पहले राउंड की पूछताछ हो चुकी है, दूसरे राउंड की पूछताछ भी यहां पर की जाएगी। अतीक और उसके भाई को आमने सामने बैठाकर भी पूछताछ का जो ये सिलसिला है वो आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि बहुत से ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अभी सामने आने बाकी हैं। हालांकि इस बीच खबर यह भी निकलकर सामने आ रही थी कि अतीक और अशरफ सवाल जवाब का जो सामना कर रहे थे, क्योंकि कल अपना बेटा अतीक अहमद ने खोया, इसलिए वो ये भी कह रहा था कि अभी फिलहाल वो इस स्थिति में नहीं है, उन सवालों के जवाब यहां पर नहीं मिल रहे हैं। लेकिन ये क्रिमिनल रहा, माफिया रहा, वो डॉन रहा जिसने बारीकी से अपने साम्राज्य को इस कदर फैलाया कि वो हजारों अरबों करोड़ों तक पहुंच गए। अब ये मिट्टी में मिलता हुआ नजर आ रहा है। 5 बेटों का पिता यानी कि अतीक अहमद अब जानता है कि सवालों के जवाब तो उसे देने ही होंगे, क्योंकि उन सवालों से वो चाहकर भी बचने की कोशिश यहां पर किसी कीमत पर नहीं कर सकता है। और उन्हीं सवालों से जो खुलासे यहां पर सबीना मैं लौट रही हूँ आपके पास, लेकिन देखिए एक तरफ तो यहाँ असद के अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही है, जिसकी तस्वीरें भी लगातार मैं आप लोगों तक दिखा रही हूँ कि आप देखिए कैसे यहीं से जनाजा उठेगा, कब्रिस्तान तक पहुंचेगा। और असद के साथ उसी एनकाउंटर में मारा गया दूसरा शख्स मोहम्मद गुलाम, उसके परिवार में कोई तैयारी नहीं है। घर वालों ने ये कह दिया है कि हम शव भी लेने नहीं जाएंगे। माँ अब भी डरी हुई है, मैंने खुद जाकर के बात की। आप ये देखिए कि कैसे माँ अब दूसरे बेटे को मुंह बंद रखने के लिए कह रही है, क्योंकि वो खौफ में है कि एक बेटा तो चला गया, कहीं दूसरे का हाल भी वैसा ही ना हो जाए, इसीलिए वो डरी सहमी है। लेकिन परिवार ने ये साफ साफ कहा कि अतीक का इसमें हाथ है। अतीक ने ही उसके बेटे को बरगलाया था, उसने ही बेटे को बिगाड़ा था। अंतिम संस्कार के लिए अब शव भी लेने को परिवार मना कर रहा है। क्या कहना है मोहम्मद गुलाम के परिवार का, उसके भाई का, माँ का, जरा आप सुन लीजिए। और वही दूसरी तरफ ये परिवार भी है, मोहम्मद गुलाम का परिवार भी है, जिन्होंने शव तक लेने से इनकार कर दिया है। क्या वजह है इस फैसले की? बिल्कुल वजह है इस फैसले की कि माँ ने हमेशा उसको सही रास्ते पर चलने की सिखाया। एक बार हत्याकांड में वो अंदर गया तो माँ जब आया वहाँ से निकल के, उसके बाद भी माँ ने समझाया। और अभी बीच में जो है माँ ने जो उसको हाथ जोड़ के समझाया था कि बेटा कोई गलत काम नहीं करना, लेकिन उसने परिवार की एक नहीं सुनी और गलत रास्ते पर चला गया। इसलिए परिवार बहुत ही दुखी है और परिवार को उसने कलंकित किया। जो किया सरकार से ही किया, क्योंकि अगले को याद आए कि ऐसे ही सबके साथ होगा। लेकिन मालूम तो होगा, अभी 3-4 महीने के पहले का नहीं पता था कि गुलाम इतना बिगड़ चुका है? पहले इतना नहीं बिगड़ा था, इधर 2 महीने से बिगड़ा है इतना। जी आज ही काम हुआ है, इधर 2 महीने से ये बिगड़ा है। कुछ दबाव तो नहीं था अतीक के परिवार की तरफ से? कोई दबाव हो जिससे वो इस रास्ते पर गया? देखिए हम किसी को कुछ नहीं कहेंगे। अगर हमारा लड़का गलत गया है तो अपने लड़के के कहेंगे, ना हम अतीक को कहेंगे, ना हम किसी को कहेंगे। नहीं गलत किया मेरा बच्चा तो अपने उन्होंने ही बहकाया। नहीं हमें उनको उन्होंने ही बहकाया होगा उसको। नहीं, नाम लेने से क्या मतलब है? जो सत्य है वो बोलना चाहिए। उन्होंने बिल्कुल, क्योंकि कैसे इन्वॉल्व हो गया वो, कहाँ से कि कैसे आ गया उनके बेटे के साथ? अभी आप देख रहे हैं, आप लाश भी पड़ी है उनके साथ, कैसे आ गया? डरने वाली कौन सी, कोई डरने वाली बात? वो खुद कह रहा है कि मैंने ऐसा ना किया होता तो ऐसा ना होता। उसने हमारे परिवार को बर्बाद कर दिया जो है, तो क्यों ना बोले? क्यों ना बोले? दबाव तो नहीं था अतीक के परिवार की तरफ से? कोई दबाव हो जिससे वो इस रास्ते पर गया? देखिए हम किसी को कुछ नहीं कहेंगे। अगर हमारा लड़का गलत गया है तो अपने लड़के के कहेंगे, ना हम अतीक को कहेंगे, ना हम किसी को कहेंगे। नहीं गलत किया मेरा बच्चा तो अपने उन्होंने ही बहकाया। नहीं हमें उन्होंने ही बहकाया होगा उसको। नहीं, नाम लेने से क्या मतलब है? जो सत्य है वो बोलना चाहिए। उन्होंने बिल्कुल, क्योंकि कैसे इन्वॉल्व हो गया वो, कहाँ से कि कैसे आ गया उनके बेटे के साथ? अभी आप देख रहे हैं, आप लाश भी पड़ी है उनके साथ, कैसे आ गया? डरने वाली कौन सी, कोई डरने वाली बात? वो खुद कह रहा है कि मैंने ऐसा ना किया होता तो ऐसा ना होता। उसने हमारे परिवार को बर्बाद कर दिया जो है, तो क्यों ना बोले? क्यों ना बोले? तो मोहम्मद गुलाम के परिवार वालों ने शव को लेने से साफ इनकार कर दिया है कि वो गलत रास्ते पे जा रहा था, जिसको लेकर कई बार हमने आगाह भी किया। लेकिन सेंट्रल एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक 24 फरवरी को वारदात को अंजाम देने के बाद असद फरारी के वक्त 4000 किलोमीटर तक अलग अलग राज्यों, शहरों में भागता रहा था। 4000 किलोमीटर भागने के बाद आखिर में 400 किलोमीटर दूर झांसी में उसका एनकाउंटर कर दिया गया।
24 फरवरी को मर्डर करने के बाद 25 फरवरी तक प्रयागराज में एक घर में छुपा था असद। इसके बाद 26 फरवरी को असद प्रयागराज से बाइक से कानपुर गया था और इसके बाद 28 फरवरी को कानपुर से दिल्ली के आनंद विहार पहुंच गया था। किसी भी सफर में असद ने ट्रेन में सवारी नहीं की थी। आनंद विहार से दिल्ली के जामिया संगम विहार में छिपा हुआ था वो। इसके बाद 15 मार्च को असद जो है संगम विहार से राजस्थान के अजमेर चला गया था और वहां कुछ दिन रहने के बाद असद अजमेर से मुंबई भाग गया था। मुंबई में कुछ दिन रहने के बाद वो बस से नासिक चला गया था, जिसके बाद नासिक से वापस असद कानपुर पहुंच गया था। और कानपुर से ही पुलिस से बचने के लिए असद जो है झांसी पहुंच गया था, जहां उसने अपने पिता को छुड़ाने के लिए एक प्लान बनाया था। तो यूपी पुलिस की रिमांड कॉपी से बहुत सारे खुलासे हुए हैं। किस तरीके से अतीक और अशरफ पाकिस्तान से हथियार खरीदते थे, बकायदा ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से पंजाब में हथियार फेंके जाते थे और आरोपी खरीदते थे। अब दरअसल जब पुलिस को रिमांड मिल चुकी है तो पुलिस की प्लानिंग ये है कि अतीक को पंजाब लेकर के जाया जाए और उन हथियारों की पहचान की जाए। एक रिपोर्ट के जरिए हम इस पूरे सीक्वेंस को समझने की कोशिश करते हैं। अतीक गैंग का पाकिस्तान कनेक्शन। पाकिस्तान से मंगवाते थे हथियार, पाकिस्तान से आए हथियारों से शूट आउट। 24 फरवरी 2023 को जिन हथियारों से प्रयागराज शूटआउट को अंजाम दिया गया, उन्हें लेकर यूपी पुलिस ने बड़ा पर्दाफाश किया है। यूपी पुलिस के मुताबिक अतीक अहमद के तार पाकिस्तान से भी जुड़े थे और वो पंजाब के रास्ते वहां से हथियार मंगवाते थे। पुलिस के मुताबिक खुद अतीक अहमद ने पूछताछ में इस बात को माना और पाकिस्तान से हथियार मंगाए जाने की पूरी कहानी पुलिस के सामने उगल दी। अतीक अहमद के पाकिस्तान कनेक्शन का पूरा कच्चा चिट्ठा यूपी पुलिस ने अपनी रिमांड अर्जी में दर्ज किया, जिसके मुताबिक अतीक अहमद पाकिस्तान से बड़े पैमाने पर आधुनिक हथियार मंगवाता था। इसके लिए वो पाकिस्तान में बैठे आतंकी संगठनों के संपर्क में था। पुलिस के मुताबिक अतीक ने पूछताछ में माना है कि वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से सीधे जुड़ा हुआ था। इतना ही नहीं, वो आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से भी सीधे जुड़ा हुआ था और भारत में अपराध को अंजाम देने के लिए हथियार मंगवाता था। पुलिस के मुताबिक ये हथियार ड्रोन के जरिए पंजाब लाए जाते थे और फिर अतीक अहमद के गुर्गे पैसे देकर उसे खरीद लेते थे। एक कंपनी के पाकिस्तान कनेक्शन पर भले ही पुलिस ने कोर्ट में पहली बार जानकारी दी हो, लेकिन न्यूज 18 इंडिया ने इसका पर्दाफाश पहले ही कर दिया था कि कैसे अतीक के समर्थन में पाकिस्तान से फोन कॉल आते थे और जांच अधिकारियों को धमकी दी जाती थी। इनके लोगों ने धमकियां दी, कुछ आते थे कि भाई क्यों इसमें कार्रवाई मत करो, कुछ ये कहते थे कि सांसद जी से उलझना ठीक नहीं है। कभी इनके गुमनाम फ़ोन पाकिस्तान से आते थे कि तुम जिंदा रहना चाहते हो कि नहीं रहना चाहते हो, क्यों इस तरह के पीछे पड़े हो। कुछ हमदर्द बन के आते थे कि अरे सांसद जी से उलझने में कोई फ़ायदा नहीं है, ले दो, लो अपना खाना पूर्ति कर दो। पुलिस की रिमांड कॉपी के मुताबिक अतीक के पाकिस्तान कनेक्शन के बारे में उसके भाई अशरफ से भी पूछताछ की गई और उससे इस बात का पता लगाने की कोशिश की गई कि पाकिस्तान से उन्होंने जो हथियार मंगाए थे वो वारदात के बाद कहां छिपाए गए, क्योंकि अतीक अहमद ने पूछताछ में ये बताया कि पाकिस्तान के हथियारों को वारदात के बाद गायब कर दिया गया। पुलिस का कहना है कि अतीक ने माना कि शाइस्ता को शूटरों को हथियार मुहैया करवाने की जिम्मेदारी दी गई थी। ये भी बताया गया कि हथियार कहां से आएंगे, हत्याकांड के बाद हथियार कहां छुपाए जाएंगे और पैसों का इंतजाम कैसे होगा, ये भी जानकारी थी। लेकिन पुलिस ने जब इस बारे में अशरफ से सवाल पूछे तो उसने हथियारों की जानकारी होने से इनकार कर दिया, बल्कि उसने पूछताछ में इसका ठीकरा उल्टे अतीक अहमद पर ही फोड़ दिया। पुलिस की रिमांड कॉपी के मुताबिक अशरफ ने बताया कि जिन जगहों पर हथियार रखे जाते थे उसके बारे में सिर्फ अतीक को ही पता होता था। साथ ही ऐसी जगहों की रखवाली करने वाले आदमी की जानकारी भी अतीक को ही होती थी। कोर्ट में दाखिल अपने दस्तावेजों में ये कहा है कि अतीक ने कबूल किया है कि साबरमती जेल में ही उसने उमेश पाल हत्याकांड की पूरी योजना बनाई थी। इस योजना के बारे में अपनी पत्नी को समझाते हुए अतीक ने नए सिम लेने की बात कही थी। ये नया सिम अतीक, बरेली जेल में बंद अशरफ, तमाम शूटर्स और मददगारों को भी दिए गए थे। इसके अलावा अतीक ने अशरफ से बात करके ये तय किया था कि सभी फेस टाइम कॉल और व्हाट्सएप कॉल का ही इस्तेमाल करेंगे।
इतना ही नहीं, कोर्ट में पुलिस ने दावा किया कि अतीक और अशरफ को आमने सामने बैठाकर पूछताछ के साथ ही प्रयागराज के अलावा कौशाम्बी, फतेहपुर, उन्नाव और पंजाब में बताई गई जगहों पर ले जाकर हथियारों की बरामदगी करना जरूरी है। कोर्ट में पुलिस ने इन्हीं दलीलों के आधार पर 14 दिन की पुलिस रिमांड मांगी थी। पुलिस ने कहा कि आरोपी चाहे तो इस दौरान उनके वकील को रहने की इजाजत होगी, लेकिन वकील 100 मीटर की दूरी से पुलिस की कार्रवाई को देख सकेंगे, लेकिन दखल नहीं देंगे। कोर्ट से मिली रिमांड के बाद पुलिस एक्शन में दिखी और पूरी रात धूमनगंज थाने में अतीक और अशरफ से लंबी पूछताछ की।